नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम सामाजिक विज्ञान के अध्याय 9 सत्ता की साझेदारी अध्याय के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, पहले के समान ही वीडियो बड़ा दिलचस्प होगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। साथ ही हम चाहे अधिक लघुतात्मक प्रश्नोत्तर हो या लघुतात्मक प्रश्नोत्तर हो, उसी के साथ अन्य मैटर की भी तैयारी करते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से देखें और कॉपी लेकर बैठें। पहला प्रश्न है, बेल्जियम निम्न में से किस महाद्वीप का देश है? महाद्वीप का नाम पूछा है। एशिया, ब यूरोप, स अफ्रीका, द उत्तरी अमेरिका। तो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का देश है, सही उत्तर इसका ब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा वाले बोलने वाले बेल्जियम में रहते हैं? बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं? अ डच, ब फ्रेंच, स जर्मन और द उपयुक्त सभी। तो बेल्जियम में उपयुक्त सभी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। डच 59% है, फ्रेंच 40% और 1% जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। इस प्रकार उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ब से ब, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। अ ब्रुसेल्स, ब पेरिस, स लंदन, द न्यूयॉर्क। देखिए, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी भी है और यूरोपीय संघ का मुख्यालय पूछे तब भी ब्रुसेल्स ही है। तो ब्रुसेल्स दो तरह से याद करना है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी, ब्रुसेल्स यूरोपीय संघ का मुख्यालय। सही उत्तर अ। अगला प्रश्न है, बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले तुलनात्मक रूप से ज्यादा समूह और ताकतवर थे? अ डच भाषा, ब जर्मन भाषा, स अंग्रेजी भाषा और द फ्रेंच भाषा। सही उत्तर है इसका फ्रेंच भाषा। देखिए, बहुसंख्यक कौन है, यानी संख्या में अधिक कौन से लोग हैं? तो डच भाषा बोलने वाले 59% है, संख्या में अधिक है। लेकिन फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40% ही है। लेकिन उनके पास राजनीतिक शक्ति भी है, यानी ये राजनीतिक पदों पे है, आर्थिक शक्ति भी है, शिक्षा का स्तर भी उनका ऊंचा है। इसलिए तुलनात्मक रूप से ज्यादा समूह और ताकतवर कौन हुए? फ्रेंच भाषा बोलने वाले, चाहे संख्या में अधिक डच भाषा बोलने वाले हों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने 1970 से 1993 ईस्वी के बीच अपने संविधान में 4 संशोधन किए? 4 संशोधन किए। बेल्जियम ने ही अपने संविधान में 4 संशोधन किए थे, ताकि वह अपनी भाषाई विविधता संबंधी समस्याओं का समाधान करे, भाषाई विविधता को संभाल सके। इसलिए बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन हुए। स उत्तर सही है इसका। अगला प्रश्न है, 1956 ईस्वी में श्रीलंका ने कौन सी भाषा को राजभाषा घोषित किया? सिंहली राजभाषा घोषित किया था 1956 में, सिंहली। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में किस धर्म को मानने वाले की संख्या अधिक है? धर्म पूछा है, हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। सही उत्तर है इसका ब। देखिए, श्रीलंका में किस धर्म को मानने वाले की संख्या अधिक है? धर्म पूछे तो बौद्ध। और कौन से सामाजिक समुदायों की संख्या अधिक है, यानी कौन सा सामाजिक समुदाय बहुसंख्यक है? सामाजिक समुदाय के बारे में पूछे तो सिंहली लिखना है। और अल्प समुदाय कौन सा है, अल्पसंख्या कौन सी है? तो तमिल। बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है? समुदाय सिंहली, धर्म बौद्ध, अल्पसंख्यक समुदाय तमिल। तो सही उत्तर ब है। अगला प्रश्न है, किस देश में दो समुदाय के बीच आपसी अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया? तो सही उत्तर है इसका श्रीलंका। भारत, श्रीलंका और स बेल्जियम, द जापान। सही उत्तर इसका ब श्रीलंका। कौन से दो समुदाय थे जिनके बीच जातीय टकराव हिंसक रूप ले लिया था? तो वो दो थे, सिंहली बहुसंख्यक, सिंहली अल्पसंख्यक तमिल। ये दो समुदायों के बीच टकराव हुआ था श्रीलंका में, जो हमारे पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका ने के गृह युद्ध का कब अंत हुआ? अंत, गृह युद्ध का अंत पूछा है। तो गृह का अंत है 2007, ब 2008, स 2009 और द 2010। सही उत्तर इसका 2009। तो श्रीलंका में गृह युद्ध की नौ एंट्री कब हुई? 9। तो 2009 में गृह युद्ध 2009 में। अगला प्रश्न है, बेल्जियम में फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों में तनाव
कब होने लगा? तनाव पूछा है, भाषा को लेकर दोनों के बीच तनाव होने लगा, तो दोनों के मध्य तनाव 1950 और 1960 के दशक में हुआ। तो सही उत्तर इसका 1950-60। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका, विधायिका, स प्रधानमंत्री, द नगरपालिका। तो कार्यपालिका की नियुक्ति न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका, कार्यपालिका। सही उत्तर अ। अगला प्रश्न है, बेल्जियम में केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की सरकार कौन सी है? 3 स्तर है सरकार के, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरे सरकार का वहां नाम है सामुदायिक सरकार। देखिए हमारे यहाँ पंचायती सरकार, नगरीय सरकार वगैरह चलती है, लेकिन बेल्जियम में तीसरे स्तर का जो तीसरा स्तर है सरकार का उसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। सही उत्तर डी है इसका। अगला प्रश्न है, सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा कहलाता है। अगर देखिए सरकार के विभिन्न अंग हैं, उनके भी सत्ता का बंटवारा होता है, उसे क्या कहते हैं? सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण और सत्ता का विभिन्न समूह के मध्य वितरण और उपयुक्त में से कोई नहीं। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा हो रहा है तो यह सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाता है। देखिए मित्रों, सत्ता का क्षैतिज वितरण एक सीधी रेखा के रूप में होता है और सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर वितरण होता है, ऊर्ध्वाधर, वो उच्च से निम्न की ओर होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर। ऐसा सरल से समझ के, ऊपर से नीचे की ओर, यानी उच्च सत्ता का स्तर और निम्न सत्ता के स्तर के मध्य अगर सत्ता का वितरण हो रहा है तो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण है। और क्षैतिज वितरण का मतलब तीनों ही अंग हैं। क्षैतिज वितरण का मतलब सभी अंग इक्वल है और इनको इक्वल शक्ति के, क्षैतिज वितरण यही कहलाता है। तो सरकार के तीनों अंगों के बीच जो सत्ता का वितरण है वो क्या कहलाएगा? क्षैतिज वितरण कहलाता है। और सत्ता का उच्च स्तर तथा सत्ता के निम्न स्तर के बीच सत्ता का बंटवारा तो ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। सही उत्तर ए है इसका। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थान पहला, श्रीलंका देश में स्वतंत्र राष्ट्र बना। हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ था 1947 को, और श्रीलंका स्वतंत्र हुआ उसके जस्ट 1 साल बाद। तो अनुमान लगाइए, आपका अनुमान सही है, 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। दूसरा प्रश्न है, श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह, प्रमुख अपन ने पहले ही अध्ययन कर लिया, सिंहली, प्रमुख सामाजिक समुदाय सिंहली है। तीसरा प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय देश को चुना गया है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय किसको चुना गया है? वही जो बेल्जियम की राजधानी भी है। सही पहचाना आपने, ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। सही उत्तर ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है, देश भारत का पड़ोसी देश है, श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में कुल जनसंख्या में प्रतिशत सिंहली मिलते हैं। तो सिंहलों की संख्या बहुत से 74% श्रीलंका में सिंहली है, क्योंकि वह बहुसंख्यक है। बेल्जियम की आबादी में 59% लोग, मैंने पहले बताया था, 59% लोग डच भाषा बोलने वाले रहते हैं, 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलने वाले रहते हैं और 1% लोग जर्मन भाषा बोलने वाले रहते हैं। अगला प्रश्न है, सही उत्तर डच। अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी दरअसल देश की आत्मा है। देखो, सत्ता का बंटवारा यानी साझेदारी किसकी आत्मा? तो ये लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र सही है उत्तर इसका। अगला प्रश्न है, लोग इसको लाके नहीं, लोकतंत्र पढ़े। लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित देश भी सक्रिय रहते हैं। तो व्यापारी अपने व्यापारिक हित के लिए, उद्योगपति अपने औद्योगिक हित के लिए, किसान अपने हित के लिए और औद्योगिक मजदूर अपने अपने हितों के लिए एक समूह बना लेता है, जिसको हम दबाव समूह, हित समूह भी कहते हैं। हित समूह, अपने अपने हितों के लिए बनाया गया समूह कहते हैं इसको। तो सही उत्तर हित समूह। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत यह है कि देश ही संपूर्ण राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। लोकतंत्र नाम से ही पहचान लीजिए, लोक माने जनता, तंत्र यानी शासन, यानी जनता का शासन। तो जनता का शासन ही है लोकतंत्र में। तो शक्ति किसके पास होगी? राजनीतिक शक्ति का स्रोत जनता ही हुआ। सही पहचाना आपने, जनता। अगला प्रश्न है, किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले जो युद्ध सा लगे तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे गृह युद्ध कहते हैं।
तो गृह युद्ध किसे कहते हैं? किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह की ऐसी हिंसक लड़ाई जो ऐसा रूप ले ले जो गृह युद्ध सा लगे, तो इसे हम गृह युद्ध सा लगे तो इसे हम गृह युद्ध कहते हैं। अगला प्रश्न है अति लघुत्वात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है 1950 से 1960 के दशक के बीच ब्रुसेल्स में दो समुदाय के बीच प्रखर समस्या क्या थी? भाषाई समस्या थी, डच और फ्रेंच के बीच। तो उत्तर सही है, भाषाई विविधता की समस्या। और 1950 से 60 के दशकों के बीच दो समुदाय के बीच में, कौन से दो समुदाय के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हुई थी? वही दो समुदाय, डच एवं फ्रेंच भाषाई के बीच। अगला प्रश्न है उस देश का नाम लिखिए जहां 1956 के बाद जातीय संघर्ष ने हिंसा और विद्रोह का रूप ले लिया। तो देखो, जो बेल्जियम है वहां वहां भाषाई समस्या को लेकर विद्रोह हो रहा था, और जो श्रीलंका है वह जातीय संघर्ष को लेकर हिंसा हो रही थी। दोनों की समस्या अलग अलग है। तो जातीय संघर्ष ने हिंसा और विद्रोह का रूप ले लिया। उस देश का नाम क्या है? श्रीलंका। और भाषाई विविधता की समस्या को लेकर जूझ रहा देश कौन सा था? तो वो बेल्जियम था। अगला प्रश्न है सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो समाज के विभिन्न वर्गों की सत्ता में साझेदारी या भागीदारी को ही सत्ता की साझेदारी कहते हैं। तो सत्ता की साझेदारी में क्या है? ये व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? इसमें समाज के सभी महत्वपूर्ण वर्गों का किसमें साझेदारी प्राप्त होती है? तो देश के शासन के संचालन में साझेदारी प्राप्त होती है सभी वर्गों की। तो वही क्या कहलाती है? वही सत्ता की साझेदारी कहलाती है। अगला प्रश्न है गृह युद्ध किसे कहते हैं? अभी हमने रिक्त स्थान वाले प्रश्नोत्तर में इसका अध्ययन किया था। तो सरकार के विरुद्ध विद्रोही समूह का ऐसी हिंसा, सरकार के विरोधी समूह द्वारा की गई ऐसी हिंसा जो युद्ध जैसी लगे उसे ही गृह युद्ध कहते हैं। अगला प्रश्न है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तीन कारण है सत्ता की साझेदारी के तीन कारण हैं। एक तो ये लोकतंत्र की आत्मा होती है। सत्ता की साझेदारी होने से विभिन्न वर्गों के बीच तनाव और संघर्ष कम हो जाता है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच तनाव और संघर्ष कम हो जाते हैं। वर्गों के बीच तनाव और संघर्ष कम होंगे तो राजनीतिक स्थिरता रहेगी और राजनीतिक स्थायित्व रहेगा, और राजनीतिक स्थायित्व रहेगा तो शासन व्यवस्था अच्छे ढंग से चलेगी। तो सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी विभिन्न समूह के मध्य टकराव यानी संघर्ष की संभावना कम हो जाए इसके लिए, तथा सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ जाएं। इन दो कारणों से लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। अगला प्रश्न है श्रीलंका की तमिल समस्या के कोई दो कारण लिखिए। श्रीलंका में तमिलों की समस्या के दो कारण क्या थे? तो सरकारी नौकरी में सीएलओ को प्राथमिकता देना, जो तमिल थे उनको नौकरियां नहीं मिलती थी, सीएलओ को ही सभी बड़ों पदों पर सीएलई थे क्योंकि उनको प्राथमिकता थी। दूसरा है सीएलई को राजभाषा का दर्जा दे देना। इसलिए तमिलों को यह हुआ कि हमारी भाषा और हमारी संस्कृति को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके मन में ये हुआ। तो सीएलई को राजभाषा बनाना तमिल समस्या का दूसरा कारण था। अगला प्रश्न है सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व पर बल देता है। सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण से क्या अभिप्राय है? ये प्रश्न थोड़ा तकनीकी गलती के कारण ही हो रहा है। सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण से क्या आशय? तो मैंने पहले ही समझाया था ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है। तो सत्ता का उच्च स्तर तथा सत्ता के नीचे के स्तर निम्न स्तर के भी सत्ता का बंटवारा हो रहा है, तो ऊर्ध्वाधर वितरण है, यानी ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के मध्य सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या है? तो सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क है सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व पर बल देना। नैतिक तर्क क्या है? तो सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व पर बल देना। अगला प्रश्न है लघुतात्मक प्रश्न है। अगले सत्ता की साझेदारी के लाभ बताइए। तो अपन ने इसके लाभ के बारे में पहले ही अध्ययन कर लिया है। टकराव यानी संघर्ष कम हो जाते हैं, राजनीतिक स्थायित्व रहता है और सभी की शासन में भागीदारी भी होती है। तो पहला विभिन्न सामाजिक समूह के मध्य क्या कम हो जाता है? टकराव की संभावना कम हो जाती है।
दूसरा इसका लाभ है सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छी है। और तीसरा सत्ता की साझेदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में तमिलों के दो समूह कौन कौन से हैं? तमिलों के ही दो समूह, देखो श्रीलंका में दो प्रमुख समूह कौन से हैं? श्रीलंका में समूह कौन से हैं? तो सिंहली और तमिल बताना है, श्रीलंका में समूह पूछे तो। और तमिलों के दो समूह कौन से हैं? तो तमिलों के भी दो समूह हैं। एक तो वह जो भारत के तमिलनाडु क्षेत्र से चाय के बागानों में काम करने के लिए गए थे, तो इनको भारतीय मूल के तमिल कहते हैं, यानी हिंदुस्तानी तमिल कहते हैं। और एक वे तमिल जो वहीं के रहने वाले थे, इनको श्रीलंका मूल के तमिल कहते हैं। तो तमिल के दो समूह, श्रीलंका मूल के तमिल, हिंदुस्तानी तमिल। अगला प्रश्न है, बेल्जियम की जातीय बनावट कैसी है? तो बहुत जटिल। बेल्जियम की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है तथा डच भाषा बोलता है। 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं तथा फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तथा शेष लिखा हुआ, इसको शेष पढ़े, शेष 1% जर्मन बोलते हैं। अब राजधानी ब्रुसेल्स की क्या स्थिति है? बेल्जियम की स्थिति है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में देखें तो वहां 80% लोग, राजधानी में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलने वाले रहते हैं तथा 40% लोग डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। इस प्रकार हम देखें तो बेल्जियम की जो जातीय बुनावट है वो बड़ी कठिन, बड़ी जटिल है। अगला प्रश्न है, बहुसंख्यावाद से आप क्या समझते हैं? बहुसंख्या, बहु का मतलब होता है संख्या में जो ज्यादा हो। बहुसंख्यकवाद यानी जिनकी संख्या अधिक हो। बहुसंख्यकवाद यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरतों व इच्छाओं की भी अवहेलना कर सकता है। तो महत्वपूर्ण दो बातें हैं, अपने अधिक संख्या के बल पे वो क्या कर सकता है? संख्या उनकी अधिक है इसलिए मन चाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है। दूसरा, उनकी संख्या अधिक है इसलिए जो संख्या में कम है ऐसे समुदाय की जरूरत और इच्छाओं को की वह अनदेखा कर सकता है, अवहेलना कर सकता है। अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? उदाहरण सहित समझाइए। तो सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है वो भी बताना है और उदाहरण भी देने। क्यों आवश्यक है? तो टकराव को रोकने के लिए। सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूह के मध्य संघर्ष की संभावना कम हो जाती है और संघर्ष की संभावना कम हो जाती है तो राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व प्रदान होता है तथा राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान होता है। दूसरा कारण है कि शासन व्यवस्था में सबकी भागीदारी हो जाती है, तो ये लोकतंत्र की भी आत्मा है। तो एक तो टकराव को रोकने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है और दूसरा ये लोकतंत्र की आत्मा है इसलिए जरूरी है। अगर लोकतंत्र की आत्मा को निकाल देंगे तो लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। तो सत्ता की साझेदारी वही तो लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का आधार है और लोकतंत्र के विकास के लिए यह आवश्यक है, आधार भी है और इसके विकास के लिए आवश्यक भी है। इसमें समस्त समूह सत्ता में भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़े रहते हैं। अब उदाहरण हम देंगे बेल्जियम और श्रीलंका का। देखिए बेल्जियम व श्रीलंका के उदाहरण सत्ता की साझेदारी के महत्व को दर्शाते हैं। बेल्जियम में क्या हुआ? बेल्जियम में अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोगों के पास सत्ता थी तथा बहुसंख्यक डच भाषी सत्ता से वंचित थे। फलस्वरूप समाज में संघर्ष उत्पन्न हो गया। इसी तरह श्रीलंका में बहुसंख्यक श्रीलों के पास सत्ता थी, वह अल्पसंख्यक तमिल सत्ता से दूर थे, तब वहां पर भी संघर्ष उत्पन्न हो गया। इसलिए समाज के कल्याण के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता की साझेदारी कैसे होती है समझाइए। शासन के विभिन्न अंग, देखिए शासन के विभिन्न अंग कौन से? पहला तो वो कहिए, तो शासन के विभिन्न अंग है विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। ये शासन के यानी सरकार के 3 अंग है। तो शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता की साझेदारी कैसे होती है? लोकतंत्र में सरकार के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य सत्ता का बंटवारा रहता है। इन सबके पास शक्ति होती है तथा आपस में वे एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। यानी नियंत्रित करने का मतलब है कि विधायिका या कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों में से कोई एक
निरंकुश नहीं हो सकता क्योंकि नियंत्रण है, तथा वे आपस में एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। इसे ही सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। इस प्रकार के बंटवारे में सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग करने जाएगा तो दूसरा अंग उसे तुरंत ऐसा करने से रोक लेगा। इसलिए यह संभावना रहती है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। प्रत्येक अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के मध्य यानी विभिन्न अंगों के मध्य संतुलन बना रहता है। अगला प्रश्न है, उदारीकरण का आशय बताइए। इसका अध्ययन हमने पहले ही कर लिया। उदारीकरण किसे कहेंगे? अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण हटाना ही उदारीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विनिमय दर किसे कहते हैं? इसका भी अध्ययन कर लिया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का परस्पर जोड़ा जाना, अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं को परस्पर जोड़ा जाना, इसी को विनिमय दर कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? देखो, एक तो सत्ता की साझेदारी का सरकार के अंगों के बीच सत्ता का विभाजन हो रहा है, पहला वो। सरकार के स्तरों के बीच भी सत्ता का विभाजन हो रहा है, तो दूसरा सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का विभाजन, और तीसरा जो विभाजन हो रहा है वह विभिन्न सामाजिक समूह के बीच भी सत्ता का विभाजन होता है। तीसरा विभाजन सामाजिक समूह के बीच, और चौथा विभाजन है राजनीतिक दल, दबाव समूह, किसान, औद्योगिक मजदूरों के दबाव समूह के मध्य सत्ता का बंटवारा होता है। तो सत्ता के बंटवारे के चार रूप हो गए, शासन यानी सरकार के अंगों के बीच, सरकार के स्तरों के बीच, विभिन्न सामाजिक समूह के बीच, और विभिन्न राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच। पहला देखिए, एक ही सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता का विभाजन, तो इसमें क्या आएगा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के विभिन्न स्तर कौन से होते हैं? केंद्र सरकार होती है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार होती है, और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार होती है। तो सरकार के विभिन्न स्तर यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के मध्य सत्ता का विभाजन। विभिन्न सामाजिक समूह यानी वो धार्मिक समूह हो सकता है, भाषाई हो सकता है, आदिवासी पिछड़े लोगों का समूह संख्या, अल्पसंख्यकों का समूह हो सकता है। विभिन्न सामाजिक समूह के मध्य सत्ता का बंटवारा, विभिन्न राजनीतिक दल और दबाव समूह। दबाव समूह कौन से? जैसे किसानों का दबाव समूह, औद्योगिक मजदूरों का किसान समूह आदि, इनके मध्य सत्ता का बंटवारा होता है। तो सत्ता के बंटवारे के चार रूप हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न सामाजिक समूह के मध्य सत्ता के बंटवारे में के कोई दो उदाहरण दीजिए। सत्ता के बंटवारे का पहला उदाहरण बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का गठन। हमारे यहाँ भी जो स्थानीय शासन है वो क्या है? भारत में सामाजिक रूप से पिछड़े कमजोर समुदाय है, महिला है, उनको विधायिका तथा सरकारी सेवा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये भी सत्ता के बंटवारे का एक उदाहरण है। तो सामाजिक समूह के मध्य पूछा है, तो सामाजिक समूह के मध्य सत्ता के बंटवारे के कौन से उदाहरण है? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का गठन, और दूसरा सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था। अगला प्रश्न है, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। साथ ही घंटी पर प्रेस कीजिए। और वीडियो को आपने ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें, अच्छे ढंग से अध्ययन करें, तो आपके प्रश्नोत्तर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, दिमाग में बन जाएंगे, आप इसे भूलेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।